हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की मुख्य रूप से 4 पद्धतियाँ अपनाई गई हैं: वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और चौथी है विधेयवादी पद्धति। दोस्तों, अब एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। पहली है दोस्तों वर्णानुक्रम पद्धति। इसे साहित्य कालकोश भी कहा जाता है। साहित्य इतिहास लेखन की यह सर्वाधिक प्राचीन पद्धति है। यह सबसे पुरानी पद्धति है दोस्तों साहित्य इतिहास लिखने की। इसके बाद है, इस पद्धति में कवियों और लेखकों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम अनुसार दिया जाता है। जैसे कि कबीर और केशव का परिचय एक साथ जब हम देंगे तो उन्हें एक साथ रखा जाएगा, जबकि वे अलग अलग युग के हैं। गारसा दातासी और शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे सर्वाधिक दोषपूर्ण प्रणाली माना जाता है। यह प्रणाली इतिहास ग्रंथ के लिए नहीं बल्कि कोश ग्रंथों यानी कि डिक्शनरी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, इसके बाद अगली विधि है कालानुक्रम पद्धति। इसे कविवृत्त संग्रह भी कहा जाता है। इस पद्धति में कवियों और लेखकों का परिचय उनके जन्म वर्ष के अनुसार दिया जाता है। सर्वप्रथम डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और उनके बाद मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में इस पद्धति का प्रयोग किया है। आगे देखिए दोस्तों, इस पद्धति पर आधारित ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ कहने की बजाय कविवृत्त संग्रह कहना अधिक उपयुक्त होगा। इसमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवियों का विश्लेषण नहीं है। इसके बाद तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में इतिहासकार तथ्यों का संकलन करके उन्हें क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण पर अधिक जोर दिया जाता है। यह पद्धति साहित्य इतिहास लेखन की अपेक्षा शोध लेखन के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। गणपति चंद्रगुप्त ने इस पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में किया है। इस पद्धति में इतिहासकार तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करके उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है दोस्तों, इतिहास लेखन सिर्फ तथ्यों का संकलन नहीं है बल्कि उनकी व्याख्या और उनके विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया। तो चौथी पद्धति जो है उसका नाम है विधेयवादी पद्धति। इसके बारे में हम जानेंगे। साहित्य इतिहास लेखन की यह सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति के जन्मदाता फ्रांसीसी विद्वान टेन माने जाते हैं। टेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। इसमें साहित्य का अध्ययन तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इसी पद्धति का प्रयोग किया है, यानी कि विधेयवादी पद्धति का। इसी कारण शुक्ल जी के इतिहास को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक डाउट हो सकता है कि देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को कहा जाता है, लेकिन उनकी साहित्य लेखन की पद्धति जो है वह वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, वह है विधेयवादी पद्धति। अगला देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा बच्चन सिंह आदि विख्यात साहित्यकारों ने भी इस पद्धति को आगे बढ़ाया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। इन्होंने जो है इस परिभाषा में साहित्य के इतिहास के बारे में बताया है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा तथा प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। हिंदी साहित्य लेखन के आरंभिक स्रोत हमें नाभादास कृत भक्तमाल, गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता तथा कालिदास त्रिवेदी द्वारा लिखित कालिदास हजारा आदि ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये आरंभिक स्रोत हैं इतिहास लेखन के, लेकिन क्योंकि इनमें ऐतिहासिकता का अभाव है इन ग्रंथों में, खासतौर से इन वार्ता साहित्य एवं वार्ता साहित्य कह सकते हैं आप इसको, है ना,
इन ग्रंथों में इतिहास ग्रंथ नहीं माना जा सकता क्योंकि इनमें कालानुक्रम और सन संवत का अभाव है। भक्तमाल जो नाभादास जी के द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में डॉक्टर बच्चन जी का मानना है कि इसमें 316 छपाइयों में 200 भक्त कवियों का चरित्र वर्णित है। आगे देखिए, वार्ता साहित्य। 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों और 252 वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है। इनका संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। इसके बाद है कालिदास हजारा। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें 212 कवियों के 1000 पद संग्रहित हैं। प्रमुख इतिहासकार एवं उनके ग्रंथ। हिंदी साहित्य के इतिहास का जब लेखन कार्य प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वह माना जाता है गारसादा तासी का इतिहास ग्रंथ। दोस्तों, यह जो इतिहास ग्रंथ है इसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। दोस्तों, यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया एक इतिहास ग्रंथ है जो मुख्य रूप से 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पहला भाग का प्रकाशन हुआ था 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और ये फ्रेंच भाषा में है। और इसके बारे में अगला पॉइंट ये है कि यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यह वर्णानुक्रम पद्धति में आधारित है, यानी कि अल्फाबेटिकली इसमें कवियों को संकलित किया गया है। इसमें कुल मिलाकर 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें से हिंदी के केवल 72 कवि हैं। आगे देखिए, गारसादा तासी पेरिस में हिंदुस्तानी यानी कि उर्दू के अध्यापक थे, इसलिए उनका झुकाव उर्दू की तरफ अधिक था। आचार्य शुक्ल ने तासी को हिंदी का दुश्मन और इस्लामी तहजीब का हामी कहा है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का दुश्मन किसे कहा है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी तहजीब का हामी किसे कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गारसादा तासी को। अगला पॉइंट है, तासी ने हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा भी दी है। नेक्स्ट है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसादा तासी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है, यह भी पूछ सकता है। अगर किसने किया है पूछता है तो आप लिखेंगे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, और अगर पूछता है भाई अनुवाद ग्रंथ का नाम क्या है, तो ग्रंथ का नाम हो जाएगा हिंदुई साहित्य का इतिहास। दोस्तों, गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित शिव सिंह सरोज। दोस्तों, शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। यह किसी भारतीय विद्वान के द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें लगभग हजार यानी कि 1003 कवियों का जीवन चरित्र और कविता के उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद तीसरे इंपॉर्टेंट लेखक हैं दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। दोस्तों, ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है इसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित किया गया था इस ग्रंथ को। ठीक है, ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी थे और यह ग्रंथ उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा है। काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में किया गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया है, यानी कि स्वर्ण काल घोषित किया है। तो ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस इतिहास ग्रंथ में घोषित किया गया है, या किस लेखक ने, किस इतिहासकार ने घोषित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट है, इन्होंने आदिकाल को चारण काल का भी नाम दिया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया है। उसके बाद अगला ग्रंथ है दोस्तों चौथा, उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद जो है यह मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख ग्रंथ है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है, वो यह है कि मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन कौन से शामिल नहीं है। दोस्तों, कोई 4 ऑप्शन दे देता है, ठीक है, उसमें से आपको गलत ऑप्शन को छांटना पड़ता है। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि मिश्र बंधुओं में जो शामिल हैं वो हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम में एक चौथा ऑप्शन भी दे देता है कृष्णदेव बिहारी मिश्र। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कृष्ण बिहारी मिश्र इनमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, तो इसका प्रकाशन वर्ष जो है, जब हम प्रकाशन वर्ष की बात करते हैं तो
ये जो है प्रथम 3 भागों का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था। इसमें लगभग 5000 यानी कि 4591 कवियों का विवरण है। लगभग 5000 कह सकते हैं आप। तो यानी कि 4551 कवि यानी बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। तो इस बड़ी संख्या को देखते हुए शुक्ल जी ने इसे बहुत बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह और प्रकांड कविवृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। ठीक है, शुक्ल जी ने इसको जो है बहुत बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास इस ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। इसका प्रकाशन वर्ष है जनवरी 1929 ईस्वी। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जनवरी 1929 में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था यह ग्रंथ। दोस्तों, जब नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ की भूमिका के रूप में इसको लिखा गया तो उस समय इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास न होकर के हिंदी साहित्य का विकास था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है 1940 ईस्वी में इसे संशोधित और परिवर्तित करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। नेक्स्ट है शुक्ल जी ने इतिहास लेखन के लिए विधेयवादी पद्धति को आधार बनाया है और युग विशेष की साहित्यिक प्रवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। उन्होंने हिंदी के 900 वर्षों के इतिहास को सुस्पष्ट आधारों पर 4 कालखंडों में बांटा है। सर्वप्रथम दोहरे नामकरण की पद्धति का प्रयोग भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। ठीक है, यानी कि एक कालखंड को उन्होंने 2 नाम दिए हैं अलग अलग। इसके बाद है शुक्ल जी के काल विभाजन का स्थूल ढांचा आज भी प्रचलित है। जैसे कि इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल का नाम दिया है, उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीति काल का नाम दिया है और आधुनिक काल को दोस्तों इन्होंने गद्य काल का नाम दिया है। अब यहाँ पे जो ये दोहरा नामकरण है दोस्तों, यह इसलिए किया गया है क्योंकि किसी भी समय विशेष या काल विशेष में तत्कालीन परिस्थितियां या विशेषताओं को ध्यान में रख करके, जैसे आदिकाल में वीरगाथाओं की प्रधानता के कारण इसको क्या नाम दिया, वीरगाथा काल का नाम दिया था। पूर्व मध्यकाल में भक्ति साहित्य की प्रधानता को देखते हुए शुक्ल जी ने इसे भक्ति काल का नाम दिया है और उत्तर मध्यकाल में रीति ग्रंथों की प्रधानता को देखते हुए रीति काल का नाम दिया गया है तथा आधुनिक काल को गद्य साहित्य की अधिकता के कारण गद्य काल का नाम दिया गया है। तो आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने भक्ति साहित्य को भी 2 प्रमुख धाराओं निर्गुण और सगुण तथा 4 उपशाखाओं ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में विभाजित किया है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास बनाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान किया है। शुक्ल जी ने पूर्ववर्ती ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ न मानते हुए कविवृत्त संग्रह माना है। उन्होंने शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह कहा है। मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा है तथा मिश्र बंधु विनोद को उन्होंने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह या प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का महत्व सदा अक्षुण्ण रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य के इतिहास का अर्थ है, शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास की परिभाषा दी है दोस्तों, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इसके बाद छठा ग्रंथ है दोस्तों इतिहास परंपरा के लेखन में, वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी। तो इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है 1938। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी इस ग्रंथ को 2 भागों में प्रकाशित करवाना चाहते थे, लेकिन इसका केवल पहला ही भाग प्रकाशित हो पाया था और दूसरा भाग जो है आज तक प्रकाशित नहीं हो पाया। इसमें 693 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी अर्थात केवल भक्ति काल तक का ही साहित्य इतिहास वर्णित है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालखंडों में बांटा है। इन्होंने बांटा है आचार्य राम कुमार वर्मा जी, है ना। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 5 कालखंडों में बांटा है। इनके द्वारा वर्णित 1000 वर्ष का इतिहास 7 प्रकरणों में विभक्त है। अपने इतिहास ग्रंथ में इन्होंने आचार्य शुक्ल का ही अनुकरण अधिक किया है। कवियों का परिचय देते समय इनकी लेखनी में प्रायः काव्यात्मकता अधिक आ गई है। ठीक है, आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का आरंभ 993 ईस्वी से मानते हैं, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा
हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा को इससे 300 वर्ष पहले ले जाकर 693 ईस्वी में मानते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के आरंभ में जोड़े गए इस अतिरिक्त कालखंड को क्या नाम दिया है? संधि काल का नाम दिया है, यानी कि जो अतिरिक्त कालखंड इन्होंने जोड़ा है इसका नाम संधि काल दिया है। दो भाषाओं हिंदी और अपभ्रंश का योग होने के कारण इस कालखंड को संधि काल कहा गया है। यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के शोध ग्रंथ के रूप में लिखा गया था। इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें 1940 ईस्वी में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह इतिहास ग्रंथ एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी 1693 ईस्वी था दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इस ईस्वी तक का ही वर्णन है, यानी कि आदिकाल से भक्तिकाल तक का वर्णन इसमें है। आगे वे लिख नहीं पाए थे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि की संज्ञा दी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने यद्यपि हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है, लेकिन इसकी शैली आलोचनात्मक कम है और इसमें काव्यात्मकता अधिक प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, काव्यमय है, काव्यमय होना चाहिए था। इसके बाद अगला है दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने क्या इतिहास ग्रंथ लिखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में शुक्ल जी के बाद दूसरा स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आता है दोस्तों। इन्होंने रचनाकारों के मूल्यांकन में आलोचनात्मक अथवा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा स्थापित मान्यताओं को चुनौती देकर तर्क सहित उनका खंडन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक से अधिक साहित्य इतिहास ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं दोस्तों। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी में ये लिखी गई है। दूसरी ग्रंथ है दोस्तों हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 1952 में लिखा गया है। और तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये 1953 में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में प्रकाशित हुआ था, वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के स्वतंत्र लेखों का एक संग्रह है। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा है तथा शुक्ल जी के वीर गाथा काल को जोर देकर आदिकाल इन्होंने कहा है। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। इन्होंने भक्ति आंदोलन को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना है तथा भक्तिकाल को एक नई दुनिया कहा है। ये अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे माना है, तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रहमान। कहीं कहीं पर इसको अंधमान भी कहा गया है दोस्तों। यह जो है अपभ्रंश भाषा में प्रमुख कवि माने गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनमें से अधिकांश रचनाओं को आदिकाल के बाद की रचना बताया है। इसके बाद आगे देखिए। इसके बाद 8वां ग्रंथ है, जो इस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्या है ये ग्रंथ? इसके लेखक हैं गणपति चंद्रगुप्त। इसका प्रकाशन वर्ष है 1965। गणपति चंद्रगुप्त की यह रचना 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 1964 में और दूसरा भाग 1965 में प्रकाशित हुआ है। यह वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया एक ग्रंथ है। इन्होंने यानी कि गणपति चंद्रगुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य इतिहास को प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटकर प्रस्तुत किया है। गणपति चंद्रगुप्त जी ने आदिकाल को प्रारंभिक काल और शून्यकाल नाम दिया है। इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को मध्यकाल में रखा है तथा निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। यानी कि इन्होंने मध्यकाल को 3 भागों में बांटा है। पहला है धर्माश्रित काव्य, दूसरा है राज्याश्रित काव्य और तीसरा है लोक आश्रित काव्य या लोक आश्रित साहित्य। इसके बाद 9वां ग्रंथ है दोस्तों हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित यह हुआ था दोस्तों। इसका प्रकाशन वर्ष है 1984। 16 भागों में प्रकाशित किसी एक लेखक की रचना न होकर यह 100 से अधिक लेखकों के सामूहिक प्रयास का फल था। इस ग्रंथ की भूमिका भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। तो दोस्तों आज का जो भी हमारा टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे की जो भी टॉपिक है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।